नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो पहले की तरह दोस्तों आज फिर मैं एडिटोरियल के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल के ऊपर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा संजीदा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है वो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को लेकर डिस्कस किया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कोविड-19 के चलते इस पूरी दुनिया में हर एक देश की इकॉनमी बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, और ऐसे में तेल के साथ भी बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है। तेल की मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है, और हम आज ये डिस्कस करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि एडिटोरियल में कितना बताया गया है और क्या बताया गया है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमत है पर बैरल के हिसाब से बहुत ज़्यादा निम्न स्तर तक पहुँच चुकी है। तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम अपने एडिटोरियल को स्टार्ट करें तो हम देख लेते हैं कि उसमें जो उसकी वोकैब है उस वोकैब में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने वर्ड लिया है वो वर्ड लिया है हमने स्टीप। तो स्टीप का मतलब बता रहा है यहाँ पर एक तरह का एडजेक्टिव होता है, सडन और अनएक्सपेक्टेड, यानी कि लगातार अचानक से कुछ हो जाना, वो स्टीप कहलाता है। सेकंड जो वर्ड है हमारे पास है वो एम्बार्गो। एम्बार्गो एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। ठीक है, अगर किसी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना या किसी सौदे पर प्रतिबंध लगाने को हम यूज़ करते हैं। कह रहा है कि इम्पोज एन ऑफिशियल बैन, आपने एक ऑफिशियल बैन लगा दिया है ट्रेड और कंट्री और कमोडिटी पर। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कमोडिटी क्या होती है। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को हम कमोडिटी बोलते हैं। आगे जो अगले वर्ड हैं हम देख लेते हैं। अगला जो तीसरे नंबर का वर्ड है वो है स्काई रॉकेटिंग। स्काई रॉकेटिंग को आप जैसे समझ पा रहे होंगे बिल्कुल आसान तरीके से कि स्काई और रॉकेट दो, यानी कि आसमान की तरफ चले जा रहा है रॉकेट, तो इसका मतलब वही हो गया आसमान छूने वाला, यानी कि बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने वाला। अब कह रहा है कि ऑफ ए प्राइस रेट और अमाउंट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं या तो प्राइस हो सकता है, रेट हो सकता है या अमाउंट हो सकता है, वो सारे के सारे इंक्रीजिंग हो जाएंगे वेरी स्टीपली और रैपिडली। अचानक से इनमें बहुत तेज़ी आ गई है। अगला जो वर्ड है वो है ग्लट। ग्लट एक नाउन है जिसे हम कहते हैं प्रचुर मात्रा में, यानी कि जितनी आपको ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ए सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज़ मच ग्रेटर, एक ऐसी सप्लाई जो बहुत ज़्यादा है, देन कैन बी सोल्ड और नीडेड, यानी कि जितनी बेची जानी थी उससे ज़्यादा आपको मिला है या जितनी आपको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आपको मिला, उसे हम गल्ट कहते हैं। अगला जो वर्ड है रैंप अप। रैंप अप जानते हैं कि रैंप अप का मतलब हमारे आर्टिकल में पहले कई बार आ चुका है। इसका मतलब होता है इंक्रीज़ करना, बढ़ना। तो एक फ्रेजल वर्ब है, कह रहा है कि टू इंक्रीज़ और कॉज टू इंक्रीज़, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना या उसके बढ़ने के जो रीज़न है उसको हम रैंप अप कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास टम्बल्ड। टम्बल्ड एक वर्ब है और ये इसका मतलब होता है गिरावट। किसी भी चीज़ में गिरावट आने को हम टम्बल्ड कह सकते हैं। टू फॉल क्विकली एंड विदाउट कंट्रोल। ठीक है, तो कोई भी चीज़ में गिरावट आ रही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ टम्बल्ड। अगला जो वर्ड है हमारे पास है फ्यूचर्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आज तक हम इसे फ्यूचर के नाम से देखते आ रहे थे। ठीक है, ई तक अगर हम देखें तो फ्यूचर होता है यानी भविष्य होता है, लेकिन अगर हम इसमें से एस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है फ्यूचर्स, और ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है भावी सौदे। जो दुनिया में सौदेबाजी होती है, जो एक लेन देन का जो मसौदा तैयार होता है, जो उसके पूरे पैरामीटर्स होते हैं, जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके बीच में इस वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स और एसेट स्पेशली कमोडिटी और शेयर। तो आप शेयर और कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब कमोडिटी और शेयर के बारे में आप लेन देन करते हैं, उसके कोई संबंध स्थापित करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तब उस वर्ड में ये यूज़ होता है। कह रहा है अबाउट एट एग्रीड प्राइस, तो और बट डिलीवर्ड एंड पेड फॉर लेटर। तो आपको क्या कर रहा है कि बाउट एट एग्रीड प्राइस, उसी प्राइस पे आपको वो माल दिया जाता है, लेकिन डिलीवर होने के बाद आप उसका पैसा या उसका भुगतान करते हैं, तो इसे कहते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कटेल। इसका मतलब भी होता है घटाना या कम हो जाना। ये एक वर्ब है, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग, किसी चीज़ को घटाना या उसको एक लिमिटेड कर देना, ये हमारा कटेल वर्ड का इस्तेमाल करने पर पता चल जाता है। आगे देखें तो प्रोटेक्टेड है, तो बता रहा है कि एक एडजेक्टिव है और कह रहे हैं कि लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है कि बहुत समय से आप उसे रोक के रखे हुए हैं, और मेड टू लास्ट लॉन्गर देन नेसेसरी, और आपने इसे अंत तक जो है इसे रोक के रखा, बनाए रखा। अब कह रहा है कि
रेमिटेंस का मतलब होता है कि प्रेषण या भेजी हुई रकम। तो ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो हमारे लोग भारतीय जो विदेशों में हैं और वहाँ से कुछ पैसा कमा के जो भारत भेजते हैं, वो हमारे लिए रेमिटेंस है। यानी कि मतलब कहें तो विदेशी मुद्रा जिसे कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक देश की इकोनॉमी के लिए। तो बात करें तो क्या लिखा गया, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू सेंड टू समवन। ठीक है, तो एक ऐसी अमाउंट जिसे आप किसी को भेज सकते हैं, ये हमारे पास रेमिटेंस कहलाती है। आगे देखते हैं, अब चलते हैं अपने दोस्तों अपने आर्टिकल की तरफ कि आर्टिकल में क्या लिखा गया है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल में आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। अगर दोस्तों आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। क्योंकि मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूं कि नए से नए टॉपिक पे और साथ ही साथ हिंदू के एडिटोरियल को बेस्ड रख के ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग अपना आर्टिकल जल्दी से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि फ्यूचर स्टॉक, अगर हम बात करें तो आर्टिकल में लिखा गया है फ्यूचर स्टॉक यानी फ्यूचर्स है, ये फ्यूचर्स यानी सौदे में बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सौदेबाजी चल रही है, जो लेन देन चल रही है, उसमें हलचल हुआ है। किस बात को लेके, ऑन ऑयल प्राइसेस फॉल बिलो $0। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या कि $0 से भी नीचे का इसमें गिरावट आई है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया था, स्टीप फॉल इन ऑयल प्राइसेस इज़ नॉट ऑल अबाउट गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। तो अगर बात कर रहे हैं कि जो इतना अचानक से गिरावट आई है, अभी हमने ये वर्ड देखा था स्टीप मतलब अचानक से नीचे गिरना, तो ये अचानक से जो नीचे गिरा है ऑयल प्राइस में भी इतनी गिरावट आई है, ये भारत के लिए भी देखें तो अच्छी बात नहीं है। तो इसे हम समझेंगे कि ऐसा क्या है जो भारत के लिए तेल के दामों का गिरना अच्छा नहीं है। तो देखते हैं क्या ये इकोनॉमी पे कुछ असर डालेगा, क्या ये इसे एडिटोरियल एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा गया। यहाँ लिखा गया कि 5 डिकेड्स आफ्टर द ऑयल शॉक ऑफ 1973। हम बात करें तो पिछले 5 दशक, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल का समय, और 5 से मल्टीप्लाई करके बनता है 50 साल। यानी कि 1973 में ऐसा भूचाल देखने को मिला था इस ऑयल इंडस्ट्री में, जो 50 साल पहले वाली बात थी। लेकिन आज की क्या स्थिति है, आज बता रहा है कि व्हेन एन अरब एम्बार्गो on the supply of oil to some western powers including the United States sent the price of crude skyrocketing fourfold to $12 a barrel। ठीक है, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या लिखा गया है, आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है। आर्टिकल तो इसमें लिखा गया है कि 1973 से के बाद जो इतना बड़ा भूचाल आया है इस इंडस्ट्री में, वो अब देखने को मिला है कि वह जब अरब ने एम्बार्गो कर दिया था। यानी कि एम्बार्गो का मतलब क्या है कि उस पर रोकथाम लगा दी थी, यानी प्रतिबंध लगा दिया था किस पर, सप्लाई ऑफ ऑयल के सप्लाई पर टू सम वेस्टर्न पावर, यानी कुछ पश्चिमी शक्तियों इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका के साथ साथ कुछ पश्चिमी शक्तियों पर कच्चे तेल की सप्लाई का प्रतिबंध लगा दिया गया था अरब के द्वारा। अब आगे कह रहा है द प्राइस ऑफ क्रूड स्काई रॉकेटिंग 4-fold, यानी कि इस तरीके से जो प्राइस था क्रूड ऑयल का वो आसमान छूता हुआ 4 गुना हो गया था, और $12 ए बैरल, और वो $12 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तो ऐसा जो है ये 50 साल पहले ऐसा हुआ था। लेकिन अभी स्थिति क्या है, इस समय स्थिति क्या भयावह है, ये हम देखेंगे। आगे आर्टिकल क्या लिखता है कि द ग्लोबल इकॉनमी फेसेस ए फ्रेश शॉक। अगर अब की बात करें तो ग्लोबल इकॉनमी है बहुत ज़्यादा फ्रेश शॉक जो है, यानी शॉक मतलब हलचल या भूकंप, वो एक महसूस कर रही है फ्रॉम ए फ्री फॉल इन ऑयल प्राइसेस। इस तरीके से जो ऑयल में प्राइसेस, यानी कि जो ऑयल के प्राइसेस में लगातार होने वाली गिरावट की वजह से इस ग्लोबल इकॉनमी में, यानी कि इस व्यापक या फिर इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। आगे आर्टिकल क्या लिखता है, आगे लिखता है कि ऑन मंडे, अगर हम बात करें मंडे की, ठीक है, आज वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, यानी कि सिर्फ 2 दिन पहले मई फ्यूचर्स, यानी कि जो मई में होने वाले सौदे थे, जो मई में होने वाली लेन देन थी फॉर द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है WTI जो तेल की खरीदारी से लेन देन रखती है। US क्रूड प्लंज बिलो 0 टू टच ए हिस्टोरिकल लो ऑफ डॉलर, कितना कह रहा है 40.32, यानी कि
$0.32 से भी नीचे चला गया है, नीचे चला गया है, टच ठीक कह रहा है ना कि जीरो टू टच। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मंडे को मई में होने वाली लेन देन जो WTI कर रहा था, WTI ने उस रेट को क्या कर दिया, माइनस पर लेके चला गया है, वो $40.32 पर बैरल। यानी कि WTI जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो मेंबर हैं, जो कंट्री उसमें मेंबर हैं, जो उसमें तेल खरीदते हैं, उन लोगों की तरफ से तेल का जो रेट निकाला गया पर बैरल, वो निकाला गया है $40.32 पर बैरल, यानी माइनस में, यानी पॉजिटिव नहीं है, माइनस का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गिरावट आई है। प्लंज मतलब गिर जाना, उसे ख़त्म कर देना, ठीक है। तो डूबना, इस तरीके से इसका वर्ड यू का इस्तेमाल किया था कि ब्लो टू जीरो से नीचे चली गई है, और वो कहाँ चली गई है, माइनस में चली गई है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा भूचाल आ गया है जब कोई चीज़ जीरो से भी नीचे जाके बिक रही है, और वो भी इतनी इम्पोर्टेंट कमोडिटी है पूरे संसार के लिए कि एक दिन भी अगर ये बंद कर दिया जाता है तो किसी भी देश की इकॉनमी ठप हो जाती है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का मेन सोर्स है। इसको एक बहुत बड़ी ताकत कही जा सकती है एनर्जी के रूप में। तो किसी भी देश की अगर आप एनर्जी रोक देंगे तो आप समझते हैं कि उस समय क्या स्थिति होगी। तो ये बहुत भयावह स्थिति हुई है, और आप समझते हैं कोविड-19 के चलते हैं। अब आगे कह रहा है कि ए नेगेटिव प्राइस इम्प्लाइज दैट ए सेलर वुड हैव टू पे द बायर। देखिए बात क्या कह रहा है कि इस तरह का जो नेगेटिव इम्प्लाइज है, इसकी वजह से क्या असर पड़ा है, सेलर वुड हैव टू पे द बायर, यानी कि जो तेल बेचने वाले बंदे हैं, जो तेल बेचने वाली कंट्रीज़ हैं, वो खरीदने वाली कंट्रीज़ को पैसे देगी। तो आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो बंदा चीज़ें बेच रहा है वो खरीदने वाले बंदे को खुद उल्टे पैसे दे। मार्केट में क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप बायर हैं और आप जिससे चीज़ खरीद रहे हैं वो सेलर है, तो आप सेलर को पैसा देते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से इस पृथ्वी के इतिहास में कि कोई चीज़ जब बेची जा रही है तो उसे बेचने वाला पैसे दे रहा है खरीदने वाले को। तो कह रहा है कि टू होल्ड द ऑयल टू बी सप्लाइड, यानी कि जो उसे पैसे किस बात के दिए जाएंगे, टू होल्ड द ऑयल टू बी प्राइस, यानी कि जो तेल सप्लाई किया जा रहा है उसे उसके होल्ड करके रखने के लिए, यानी कि आप उस तेल को रखेंगे, आपको इस बात के पैसे दिए जाएंगे। आगे आर्टिकल कहता है, आगे आर्टिकल में लिखा गया है while the unprecedented plunge in the particular futures contract could be partially explained away as the technical anomaly given that the May contract was set to expire on Tuesday। अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ जो टैक्स, यहाँ पे जो आपका ये था वाइल द अनप्रेसिडेंट प्लंज, यानी गिरावट या फिर डूबना, यानी कि अचानक से, हालांकि ये जो अनप्रेसिडेंट अभूतपूर्व गिरावट आई है एक पर्टिकुलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि एक खास विशेष सौदे के संबंध में जो ये अचानक से गिरावट हुई है, कुड बी पार्सली एक्सप्लेन्ड अवे एज ए टेक्निकल अनोमली। ठीक है, अनोमली का मतलब होता है कि एक तरह की अनियमितता, असंगति। तो आप इस सौदे को, यानी कि इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को, जो पर्टिकुलर एक खास विशेष सौदे के संबंध को एक टेक्निकली अनियमितता के रूप में उसे समझाया नहीं जा सकता। उसे ऐसे कि नहीं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए हैं उसकी वजह से मार्केट में ये उछाल हुआ है या मार्केट में ये गिरावट आई है, ऐसा हम उसे नहीं समझा सकते। कह रहा गिवन दैट द मे कॉन्ट्रैक्ट वाज टू सेट टू एक्सपायर ऑन ट्यूसडे, और वैसे भी ये सारे जितने भी संबंध थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, ये सारे के सारे ट्यूसडे को ख़त्म होने वाले थे, यानी ट्यूसडे को ख़त्म हो गए थे सारे के सारे। तो अब ये कह रहा है कि इस तरह से अभूतपूर्व गिरावट जो हुई है इस सौदों में, इन सौदों में, जिसे कोई टेक्निकली अनियमितता का रूप देके से नहीं समझाया जा सकता। बट लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट थे, ये मई को ख़त्म होने वाले थे, वो ख़त्म हो गए हैं मई को। आगे लिखता है कि बियॉन्ड विच बायर्स वुड नीड टू बी रेडी, लेकिन इसके बावजूद भी बायर्स को क्या होगा, ये सारे के सारे आपके जितने भी थे कॉन्ट्रैक्ट थे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्यूसडे को ख़त्म हो गए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा फिज़िकल डिलीवरी के लिए। आप पैसा दें या ना दें, लेकिन आपको तेल लेके जाना पड़ेगा और आपको पैसा उल्टा दिया जाएगा ताकि आप उस तेल को संरक्षण कर सकें, आप उसको रिजर्व रख सकें।
द रियलिटी इज़ दैट ऑयल प्राइसेस आर डेस्परेटली इन सर्च ऑफ बॉटम। तो अगर हम बात करें कि रियलिटी इस समय क्या है, रियलिटी जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो बड़ी दुखद है। वो दुखद क्या है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बॉटम की तरफ जा रहे हैं, वो लगातार नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये एक रियलिटी, एक सच्चाई है। आगे इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ए परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ सप्लाई गल्ट एग्जैजरेट इन मार्च बाय ए प्राइस वार दैट सो की प्रोड्यूसर सऊदी अरबिया एंड रसिया रैंप अप आउटपुट। तो हम ये देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल कहता है कि ए परफेक्ट स्टॉर्म, यानी कि ये कन्फर्म है कि परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब यहाँ पर एक हलचल से ही है कि एक ज़बरदस्त हलचल ऑफ ए सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई होती है, सप्लाई गल्ट एग्जाजिबरेट इन मार्च। अगर हम मार्च की बात कर रहे हैं, सप्लाई गल्ट, गल्ट का मतलब अभी हमने समझा था, गल्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की आप आपूर्ति से ज़्यादा उसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो सप्लाई आप दे रहे हैं वो आपूर्ति से ज़्यादा, जितनी उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। तो इसे देखते हुए कि एग्जाजिबरेट इन मार्च, मार्च में एक ऐसी लहर आई जिसमें बहुत तेज़ी से उछाल आया बाय ए प्राइस वार। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये प्राइस वार को देखते हुए हुआ। इसे समझते हैं आगे क्या लिखा, कह रहा है कि दैट सॉ की प्रोड्यूसर्स सऊदी अरबिया एंड रसिया, जो की प्रोड्यूसर हैं यानी कि जो तेल को सबसे ज़्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं, जो तेल का सबसे ज़्यादा दुनिया में आउटपुट जनरेट करते हैं वो रसिया है और सऊदी अरबिया है। तो रैंप अप आउटपुट इवन एज डिमांड कंटिन्यू। हम यहाँ तक ही समझते हैं, पहले क्या कह रहे हैं कि ए परफेक्ट स्ट्रॉम ऑफ सप्लाई गल्ट एग्जाजिबरेट इन मार्च, यानी कि एक देखें तो एक होड़ सी मच गई थी कि कौन सी कंट्री ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन करेगी। जो की प्रोड्यूसर हैं, जो सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करते हैं, सऊदी अरबिया और रसिया, इन दोनों कंट्री ने भी अपने आउटपुट को बढ़ाए रखा, यानी कि इन दोनों देशों में भी लहर बनी रही कि कौन किससे ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन करेगा। और ये कब हो रहा था, ये आपका मार्च में हो रहा था। यानी मार्च में एक ऐसी लहर आई जिसे देख के हर एक देश अपने आप में ये सोचने लगा कि मैं तेल का ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा, तेल का ज़्यादा आउटपुट जनरेट करूँगा, क्योंकि उस समय प्राइस लेस नहीं हुआ था, उस समय प्राइस लगातार ऊपर की ओर जा रहा था, वो नीचे नहीं गिर रहा था। तो एक ऐसा प्राइस बार आ रहा था, लगातार उछाल आ रहा था तेल के रेट पर बैरल में। तो उससे हर एक कंट्री ये चाह रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूं ताकि मेरे यहाँ से ज़्यादा तेल बिक सके। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कहना चाह रहा डिमांड कंटिन्यू, ये डिमांड कंटिन्यू रही टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक, यानी कि कोविड-19 के इस दुनिया में पैर रखने के बाद तक मार्च में हर एक जो ऑयल प्रोड्यूसर है उनमें आपस में एक होड़ बनी रही ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें। सेंड प्राइस इनटू ए स्टीपर स्लाइड, यानी कि अब ये कोविड-19 के आने से मार्च तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मार्केट पर, कोई ये नहीं देख रहा था कि आने वाले समय में क्या होगा। लगातार देश ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान दे रहे थे, लगातार जो है वो प्राइस इंक्रीज़ कर रहा था। ये मार्च तक की सिचुएशन है, आर्टिकल इस तरह से बोल रहा है। लेकिन मार्च के बाद कंडीशन बदल गई। अब देखते हैं कंडीशन कितनी बदल गई है। अब आर्टिकल लिखता है कि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स, अगर हम बात करें ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की, यानी कि जो ब्रेंट क्रूड का लेन देन है हैव टम्बल्ड, वो भी नीचे की तरफ गिरा है मोर देन 67% इन 2020, यानी कि इस 2020 में ये 67% की गिरावट आई है ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में। यानी कि ये एक तरह की हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स। तो इसमें जो सम्मिलित सदस्य हैं वो भी तेल नहीं खरीद रहे हैं और इसमें भी, इस लेन देन में भी 67% की गिरावट आई है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, अबाउट टू $21 ए बैरल, यानी कि 21 रुपये पर बैरल के हिसाब से ये पहुंचा है एज ऑफ ट्यूसडे आफ्टरनून इन लंदन ट्रेडिंग। अगर हम लंदन ट्रेडिंग की बात करें तो लंदन ट्रेडिंग में ट्यूसडे यानी कल दोपहर तक ये क्लियर हो गया था कि 67% तक का गिरावट देखने को मिला है और रेट जो है वो $21 पर बैरल पर आ गया। आगे आर्टिकल लिखता है कि वाइल द WTI फ्यूचर्स हैव प्लंज्ड, अगर हम जबकि बात करें, हालांकि जो WTI फ्यूचर्स है यानी WTI जो बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, जो एक ये ग्रुप है, ये ग्रुप का जो सौदेबाजी है या इस ग्रुप के साथ जो लेन देन है उसमें तो बहुत भयानक गिरावट आई है, उसमें भयंकर गिरावट आई है। कितनी आई है, 110%।
आप समझ रहे हैं कि 100% नहीं, पूरा का पूरा नहीं, उससे भी 10% ज़्यादा गिरावट आई है। और रेट कितना पहुंच गया? रेट पहुंच गया है -$5.78 पर बैरल, यानी कि इतना नीचे पहुंच गया, माइनस में पहुंच गया है। तो WTI फ्यूचर्स का जो लेन देन का जो मसौदा है वो तैयार हो चुका है, और इस मसौदे के तहत जो है वो डॉलर की कीमत जो तेल की कीमत है वो इतनी गिर गई है। आगे इस पर जो इंटरनेशनल एजेंसी है एनर्जी को लेकर, वो आगे क्या कहती है? कहती है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑब्जर्व दिस मंथ दैट द कन्फाइनमेंट मेजर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड, कह रहा है कि हम शांत नहीं बैठेंगे, हम कन्फाइनमेंट मेजर्स निकालेंगे, हम कुछ ऐसे उपाय निकालेंगे जिससे इसे तेल को कन्फाइनमेंट किया जा सके, इसे रोका जा सके, इसे रिजर्व किया जा सके। और ये हम इंस्टीट्यूट करेंगे वर्ल्ड वाइड, यानी हम ये पूरे संसार में हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से तेल को रोकना है, या फिर हम कुछ ऐसे उपाय निकालेंगे जिससे तेल को रोका जा सकेगा। अब कह रहा है कि हैव रिजल्टेड इन ड्रामेटिक डिक्लाइन, क्योंकि ये सारा जो रिजल्ट और जनरेट हुआ है ये ड्रामेटिक डिक्लाइन की वजह से हुआ है। ये अचानक से जो इतनी गिरावट आ गई है, अब गिरावट किसकी वजह से आई है? इन ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, यानी कि दुनिया का जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है वो रुक गई है, और उसी की वजह से इस तेल को कन्फाइनमेंट करना पड़ रहा है, उसको रोकना पड़ रहा है। विच विल इरेज द लिस्ट एट डिकेड ऑफ डिमांड ग्रोथ, कह रहा है कि इस तरह से आने वाली जो ड्रामेटिक अचानक से डिक्लाइन है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी में, तो ये आने वाले लगभग 10 साल की ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, विल इरेज एट लीस्ट ए डिकेड ऑफ द डिमांड ग्रोथ, यानी कि आने वाले 10 साल की ग्रोथ तक को रोक देगा ये ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, जिसकी वजह से पूरे संसार में तेल की लेन देन बंद हो गई है, और तेल का जो प्राइस है वो इस कदर नीचे गिर गया है कि खरीदने वाले तेल को का पैसा नहीं देंगे, बल्कि बेचने वाले ही तेल का पैसा देंगे। तो ये स्थिति बड़ी भयंकर है, बड़ी भयावह है। आगे देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, आगे क्या भारत के लिए सलाह दी गई है। तो आगे आर्टिकल क्या कहता है? आगे आर्टिकल कहता है विद स्टोरेज फॉर क्रूड ऑयल, अगर हम क्रूड ऑयल के स्टोरेज की लेकर बात करें तो ऑन लैंड ऑफ शोर इन सुपर टैंकर्स, यानी कि या तो हम ज़मीन पर रखें या फिर समुद्र के किनारे या समुद्र से दूर। ऑफ शोर मतलब समुद्र से दूर कहीं अगर हम उसे टैंकर्स में भर के रखते हैं तो नियरिंग कैपेसिटी, जहाँ पर ऐसी कैपेसिटी है जहाँ पर इसे ज़मीन पर भर के रखा जा सकता है टैंकों के अंदर। बिकमिंग प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है, यानी कि तेल को कहीं किसी ज़मीन पर रख के अगर वहाँ टैंकरों के अंदर उसे भर के रखा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और ऑयल प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू हैव लिटिल ऑप्शन बट टू कर्टेल आउटपुट, कह रहा है कि जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं, जो ऑयल का उत्पादन करने वाले देश हैं, उनको कुछ ऑप्शन जो है फॉलो करने पड़ेंगे, तो लेकिन उन्हें फ़िलहाल क्या करना पड़ेगा? कर्टेल आउटपुट, यानी कि उनके आउटपुट में कुछ गिरावट करनी पड़ेगी, आउटपुट वो इतना जनरेट ना करें, इतने तेल का उत्पादन ना करें। आगे लिखा कि सऊदी अरेबिया इज़ रिपोर्टेड टू बी कंसीडरिंग आउटपुट कट्स इवन बिफोर ए 9.7 मिलियन बैरल पर डे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया एक दिन में 9.7 मिलियन बैरल जो तेल है उसका उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरबिया ने भी कह दिया कि हम भी इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आउटपुट को कट किया जा सके, यानी आउटपुट को घटाया जा सके, हम प्रोडक्शन को रोक रहे हैं। आगे कहता है कि इट हैड स्ट्रक विद रसिया, और यही चीज़ जो है रसिया भी मानता है, टू कट प्रोडक्शंस टेक इफेक्ट फ्रॉम मई की सिचुएशन देख के रशिया ने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो भी अपने प्रोडक्शन में कटौती कर देगा। आगे आर्टिकल कहता है कि स्टिल, हालांकि अभी मेयरली क्लोजिंग द टैप ए नॉच और टू इज़ नॉट गोइंग टू रिड्रेस द ओवर सप्लाई इन द मार्केट। अगर हम बात करें इस समय तो ये लिखा है कि हालांकि भले ही जो मेयरली ना के बराबर क्लोजिंग हुई है टैप ए नॉच मतलब कि जैसे हमारे घर में नलका होता है जहाँ से पानी हमें मिलता है, तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ बात की गई है। एक तरह से ये फ्रेजल वर्ब के रूप में से यूज़ किया गया। कह रहा है कि टैप ए नॉच और टू, यानी कि एक टैप को बंद कर दो या दो को बंद कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि ओवर सप्लाई को रोका जा सके मार्केट में। कहने का मतलब यदि एक देश, दो देश या तीन देश अपने यहाँ तेल का प्रोडक्शन भी अगर रोक देते हैं तो उससे ओवर सप्लाई नहीं रुकने वाली है। यानी कि क्या करना होगा कि इसके लिए ग्रुप जनरेट करना पड़ेगा, इसके लिए कमेटी बनाएं ताकि उस कमेटी के कुछ रूल्स हों और वो जितने भी ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं उन सबको बोला जाए कि आप इन रूल्स को फॉलो करो। कोई भी कंट्री जो है वो 100% अपना प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकती है। कितना गिरावट करेगी? 20%, 30%, 40% करेगी, लेकिन 100% कोई नहीं कर सकती। तो ऐसे स्थिति में
ओवर सप्लाई को रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल इसलिए कह रहा है, आगे बोल रहा है कि ग्रेट लॉकडाउन हैज़ डिस्ट्रॉयड डिमांड, क्योंकि इस महान लॉकडाउन ने जितनी भी डिमांड होती थी दुनिया की वो उसको ख़त्म कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ऑन ए अनप्रेसिडेंटेड स्केल, और ये लगातार हो रहा है और ये नहीं कहा जा सकता ये कब तक है, ये अभूतपूर्व है, इसे कहा नहीं जा सकता, इसे ना पहले से अनुमानित किया गया था और ना ही इसे लोग अब अनुमान कर पा रहे हैं कि ये कब तक चलने वाला है। ये ग्रेट लॉकडाउन जो है ये दुनिया व्यापी जो ग्रेट लॉकडाउन है ये कब तक रहने वाला है, इसे नहीं कहा जा सकता है। आगे आर्टिकल लिखता है क्या इंडिया पर इसका फ़र्क पड़ने वाला है, तो देख लेते हैं। ऑल्सो कह रहा है कि इंडिया हैज़ प्रूडेंटली बीन यूजिंग द शार्प फॉल इन बोथ क्रूड प्राइसेस एंड डोमेस्टिक डिमांड टू एक्सेलरेट द बिल्डअप ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक रिजर्व। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया हैज़ प्रूडेंटली मतलब होता है कि विवेक से, ध्यान से, बीन यूजिंग द शार्प फॉल इन बोथ क्रूड प्राइस एंड डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि भारत जो है बड़ी शानदार तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है जो फॉल हुआ है ना बोथ क्रूड प्राइस में और डोमेस्टिक डिमांड में। हम देखें तो भारत के अंदर भी पूरा जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है वो बंद है, तो ये जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो देश के अंदर की डिमांड है तेल की, वो तो ख़त्म ही हो गई है लगभग, और साथ ही साथ जो क्रूड प्राइस है इंटरनेशनल लेवल का उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। तो इन दोनों सिचुएशन का भारत जो है इस्तेमाल कर रहा है टू बिल्ड अप द स्ट्रेटजिक रिजर्व, ताकि ऐसी योजनाएं बना रहा है कि ताकि तेल को रिजर्व किया जा सके, यानी कि बाहर से तेल ले आए फ्री में, ला के अपने यहाँ स्टोर कर दें और वो तेल हमारे देश में खर्च होगा ही नहीं, तो वो तेल की एक अच्छी खासी कैपेसिटी का रिजर्वेयर हम तैयार कर सकते हैं। तो भारत इस चीज़ में लगा हुआ है ताकि हम इसे आगे बुल्टअप कर सकें। आगे आर्टिकल कहता है कि वाइल द स्लाइडिंग ऑयल प्राइसेस, हालांकि जो स्लाइडिंग ऑयल प्राइसेस है यानी कि जो तेल के पैसों में या तेल के दामों में आ रही गिरावट है, वुड हेल्प सिग्निफिकेंटली पेयर इंडिया से एनर्जी इंपोर्ट बिल, यानी कि कह रहा है कि पेयर माने होता है कि यहाँ पर कटौती कर देना, कमी कर देना, ठीक है, और इंडिया से एनर्जी इंपोर्ट बिल यानी कि जो भारत पैसा खर्च करता है बाहर से तेल लाने के लिए, इंपोर्ट मतलब कि कोई भी चीज़ हम बाहर से अपने देश में लेके आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये है कि जो भारत तेल लेकर आएगा उसके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से उसके एनर्जी इंपोर्ट बिल में गिरावट आ जाएगी। जो पहले एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि पहले वो 1000 रुपये यानी कि भारत 1000 रुपये खर्च करता था तेल लाने के लिए, लेकिन अब तो उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा, वो सेव हो जाएंगे 1000 रुपीज़। तो आर्टिकल इस तरीके से कह रहा है कि उसका जो इम्पोर्ट एनर्जी बिल है वो बहुत ना के बराबर हो जाएगा। और आगे आर्टिकल लिखता है कि ए प्रोटेक्टेड डिमांड ड्राउट वुड एंड अप हर्टिंग द गवर्नमेंट, यानी प्रोटेक्टेड का मतलब कि अभी हमने जो देखा था इसका मतलब भी वही है कि एक लंबे समय तक, यानी कि एक लंबे समय तक जो डिमांड ड्राउट है, ड्राउट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना है, तो एक लंबे समय तक जो डिमांड है वो सूखी पड़ी रहेगी, तो वुड एंड अप हर्टिंग द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, तो उससे क्या होगा, वुड एंड अप यानी कि अंतिम कगार तक पहुंच जाएगी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यूज़, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसको चार्जेस मिलेंगे नहीं, तेल का जो अंदर मार्केट में तेल बिकता है उस पर टैक्स मिलेगा नहीं। तो ऐसे क्या होने वाला है, सेवरली जो है बहुत ज़्यादा इनकम सरकार की जो है वो घट जाएगी। ऐसे में अगर तेल बिकेगा नहीं, लेकिन बाहर से लाने का पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन अंदर की जो सरकार की इनकम है, घर के अंदर की यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम है सरकार की, वो घट जाएगी बिल्कुल। आगे आर्टिकल लिखता है कि स्पेशली एट ए टाइम, जबकि इस समय वैन इट बैडली नीड्स एवरी एडिशनल रुपीज़, यानी कि इस समय जब ऐसी स्थिति है कि बहुत भयावह स्थिति है और ऐसे में भारत को 1-1 रुपये जोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, कैन गार्नर। तो एक जब भारत को ऐसी स्थिति में जब 1-1 रुपये जोड़ने की ज़रूरत है, अब ऐसी स्थिति में भारत पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है, उसका टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू जो है वो ख़त्म हो रहा है। आगे आर्टिकल लिखता है कि आल्सो रॉक बॉटम ऑयल प्राइसेस रिस्क डैमेजिंग द इकोनॉमीज ऑफ प्रोड्यूसर कंट्री। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो रॉक बॉटम ऑयल प्राइसेस हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर को छूते हुए जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो डैमेजिंग कर रहे हैं इकोनॉमी ऑफ प्रोड्यूसर्स कंट्री, यानी कि उन देशों की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं जो तेल को उत्पादन करते हैं, जो देश जो है तेल का उत्पादन करते हैं उनकी इकॉनमी को बर्बाद कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दोज इन वेस्ट एशिया, हम चाहे वो वेस्ट एशिया के देशों की बात करें, हर्टिंग इन वर्ल्ड रेमिटेंस। तो आगे देखें तो ये देश की इकॉनमी के साथ साथ वो रेमिटेंस को भी बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि जब हम तेल खरीदते हैं तो हम ज़्यादा पैसा
जब हम जो ज़्यादा पैसा जो है वो या तो डॉलर में या इंडियन रुपीज़ में हम पे करते हैं। जैसे हम सऊदी अरबिया से तेल खरीदते हैं, ईरान से तेल खरीदते हैं, तो ज़्यादातर पैसा जो है वो अमेरिकन डॉलर्स में दिया जाता है, इंडियन रुपीस बहुत कम दी जाती है। तो ऐसे में उनके लिए मिलने वाला डॉलर जो है वो रेमिटेंस है, और जो भारतीय पैसा उनको मिलने वाला है वो भी रेमिटेंस है। तो ऐसे में इकॉनमी के साथ साथ उनका रेमिटेंस जो है, बात करें तो विदेशी मुद्रा जो कॉस्ट है वो भी उन लोगों का घट रहा है। आगे आर्टिकल लिखता है कि आफ्टर द लॉकडाउन, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, द सेंटर आउट टू कंसीडर, अब बात हो रही है भारत के देश की, भारत की यानी कि भारत की जो सरकार है, यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करे टू कट रिटेल फ्यूल, यानी कि अब आप जो वहाँ से फ्री में तेल ला रहे हो और ला के भारत में भर रहे हो, तो आपको प्राइस बढ़ाने नहीं है तेल के, आपको प्राइस कम ही रखने हैं लॉकडाउन के बाद। अब आगे आर्टिकल कहता है कि शार्पली बाय फोर्जिंग सम एक्साइज रेवेन्यू फॉर ए वाइल इन ऑर्डर टू टीज बैक मूवमेंट इन द वाइडर इकोनॉमी। तो आगे आर्टिकल लिखता है कि जब आप आपका जो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप जो फ्यूल प्राइस है उसको आप कट ही रखें, लेकिन किसी और फॉर्जन सम एक्साइज और दूसरी अदर एक्साइज को या आबकारी के थ्रू आप जो है रेवेन्यू यानी टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। बस आप तेल का टैक्स छोड़ दीजिए और बाकी टैक्स आप ले सकते हैं। फॉर ए वाइल इन ऑर्डर टू टीज बैक, टीज मतलब कि जो ये ख़त्म होती इकॉनमी है, वाइडर इकॉनमी, जो इतनी व्यापक इकॉनमी है, जो टीज लग रही है यानी ठेस लगना या उसे ठोकर लगना, यानी कि इस इकॉनमी को जो ठोकर लग रही है ताकि उसमें मोमेंटम बैक किया जा सके, यानी कि उसको गति दी जा सके। कह रहा है कि भारत की सरकार को इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तेल के प्राइस में बढ़ोतरी ना की जाए, उनको कम ही रखा जाए। चाहे सरकार अपनी इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे और तरीके इस्तेमाल में ला सकती है। इससे क्या होगा कि जो इकॉनमी है उसको वापस गति दी जा सकती है या गति दी जा सकेगी। तो दोस्तों आर्टिकल में इतना ही था, लेकिन इसे हम एक बार समझ लेते हैं कि आर्टिकल कह रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है ऑयल की, उसमें लगातार बहुत वो अपने निम्न स्तर तक पहुंच गई है, जहां उसका पर बैरल का जो रेट है वो जीरो से भी नीचे चला गया है, माइनस में। तो यहां पर कहा गया है कि जो देश प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए ताकि ये जो मार्केट में ओवरफ्लो है वो रुक सके, जो ओवर सप्लाई है वो रुक सके। लेकिन इसका भारत की इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा, जबकि ये भारत के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि जब आप तेल को बाहर से ला रहे हैं तो आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको लॉकडाउन के बाद भी इस तेल का प्राइस नहीं बढ़ाना होगा। अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो आप किसी और रास्ते से इनकम कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल में बताया गया था कि ये किस तरीके से भारत की इकॉनमी के लिए भी नुकसानदायक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो अगर मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप मुझे कमेंट करते रहिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।